आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपनी मान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे पशु परिचर के बारे में। और पशु परिचर में जो आपका पार्ट बी है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि पार्ट बी में कौन कौन से टॉपिक है और उन टॉपिकों में भी कितने टॉपिक छिपे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों के लिए जो विद्यार्थी मेरे दोस्त है जो पशु परिचर की सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पशु परिचर की तैयारी आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको सीईटी ने दबा दिया है और सीईटी क्लियर नहीं करने के कारण आप लोगों के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 5,934 पोस्ट है आपके लिए बिल्कुल सामने पड़ी और योग्यता आपकी 10वीं पास है। तो मैं आपके बी पार्ट के बारे में सारी जानकारी आप लोगों के लिए साझा करूंगा। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि आपको हर एक अपडेट पशु परिचर से रिलेटेड मिलती रहे। तो देखिएगा, यहाँ पर पूरा बात आज पशु परिचर के बारे में होगी और पार्ट बी का जो संपूर्ण विश्लेषण मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बात करते हैं टॉपिकों के बारे में। तो पहला टॉपिक इसका है और वो टॉपिक आपके सामने है कि पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान। यानी पार्ट बी में आपके दे रखा है कि जो पशुपालन है और पशुपालन से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान है वो है, क्योंकि पशु परिचर में आप पशुपालन विभाग में जाओगे और पशुओं से रिलेटेड आपको जानकारी रखनी अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप जिस विभाग में जा रहे हैं उस विभाग से रिलेटेड आपके पास महत्वपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि आपको वो कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले है पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। अब देखो, हमारे यहाँ पर पशुओं की देसी नस्लें हैं, उन नस्लों को पढ़ना है। अब आप कहोगे कि सर पशुओं की देसी नस्लें कौन सी है? वैसे तो बहुत सारे पशु है, लेकिन इसमें आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि सर वो पशु की नस्लें देसी नस्लें हैं जो पशु गणना में शामिल है, जिनकी क्या होती है, पशु गणना होती है ना भाई लोगों, उन्हीं को पढ़ना है, बाकी को दूसरों को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। जैसे पशु गणना में आपके देखो गाय की नस्ल है, भैंस की नस्ल है, सुअर की नस्ल है, कुक्कुट की नस्ल है। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि ये जो घोड़ों की नस्ल है, ऊंट की नस्ल है, इन सारी नस्लों के बारे में आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, जो नस्लें जो आपकी पशु गणना में शामिल है। फिर दूसरा टॉपिक दिया है कृत्रिम गर्भाधान। अब कृत्रिम गर्भाधान के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई ये कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है। अगर कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो उस समय जो पशुओं का जो सीमन या जो वीर्य होता है वो कौन सी गैस में रखा जाता है, कितने टेम्परेचर में रखा जाता है, पशुओं की जो हीटिंग अवधि होती है उस हीटिंग अवधि के दौरान किस दौरान ये जो कृत्रिम गर्भाधान करेंगे तो अंदर जो होगा भ्रूण का विकास हो पाएगा। ये सारी बातें आपके इसके अंदर रहेगी, ये भी आपको याद रखना है। फिर बंदियाकरण। बंदियाकरण का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? बंदियाकरण का सीधा सा मतलब क्या हुआ, एकदम कॉमन वर्ड है, नसबंदी। कि पशुओं का बंदियाकरण कैसे करना है ताकि उसके बाद उनकी जो नस्लें हैं उन नस्लों में क्या किया जाए और भी सुधार किया जा सके या उनको मजबूत बनाया। जैसे आप लोगों को पता होगा कि बकरे होते हैं, जितने भी जो बकरियां होती है, बकरे होते हैं, उनका बंदियाकरण होता है। इसके अलावा कुत्ते होते हैं, उन कुत्तों की संख्या को रोकने के लिए बंदियाकरण होता है। वैसे ही आपको क्या करना है, बंदियाकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद संकर प्रजनन। संकर प्रजनन का मतलब क्या होता है कि भाई जो क्रॉसिंग करने से जो नई जो नस्ल पैदा होगी उनके बारे में। तो संकर प्रजनन में जैसे आप लोगों को पता होना होगा कि क्रॉस प्रजनन, जैसे अलग अलग नस्ल की जो पशु होते हैं, जैसे गायों में एक होगी साहिवाल, एक होगी राठी, इनका संकर करवाया। तो इस प्रकार से जो नई जो तैयार होने वाली नस्ल है या जो संकर नस्लें अब तक जितनी भी हैं उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक मैं आप लोगों को बताऊं संकर नस्ल, उदाहरण के तौर पर एक बकरी है जिसका नाम है शेखावाटी। शेखावाटी की जो नस्ल है वो संकर नस्ल है। अब शेखावाटी नस्ल की जो सींग बकरी होती है, इसके सींग नहीं होते हैं, सर्वाधिक दूध देती है, काजरी के वैज्ञानिकों ने तैयार किए। इस प्रकार से एक एक संकर नस्ल के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। फिर है दुग्ध दोहन। देखो, दुग्ध दोहन का मतलब ये होता है कि दूध होता है वो कैसे निकालोगे। दुग्ध दोहन की टेक्निक क्या है, तकनीक क्या है, उस तकनीकी को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि आप पशु परिचर बन रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कभी दुग्ध दोहन का काम दे दिया जाए कि भाई आपको 10 गायों का दुग्ध दोहन करना है या बकरियों का करना है, भैंस का करना है। किस प्रकार से करोगे, किस प्रकार से उनके पिछले पैरों पे आप रस्सी बांधोगे और उस रस्सी में किस गांठ का प्रयोग करोगे, दुग्ध दोहन का टाइमिंग क्या रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि अभी दूध निकला और फिर आप लोगों ने 4 घंटे बाद और दूध निकाल दिया। तो वो सारी जानकारी आप लोगों को रखनी पड़ेगी, ये याद रखना है।
फिर आगे बात करते हैं दुग्ध स्त्रवण काल। दुग्ध स्त्रवण का काल का मतलब ये हुआ है कि जो पशुओं का जो दूध स्त्रवण का काल होता है वो काल क्या है, कितने समय तक पशुओं का दूध निकाल सकते हैं, कितने समय के बाद पशुओं का दूध निकालना बंद करना पड़ेगा, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब आगे बात करता हूं मैं इसी टॉपिक में। अगला टॉपिक है आपका कि स्वच्छ दूध उत्पादन। अब दूध में भी क्या है, स्वच्छ यानी साफ दूध, या जिसको हम कहें कि जिनमें किसी प्रकार की कोई व्याधि या कोई रोग नहीं हो, ऐसे दूध का उत्पादन कैसे किया जाएगा वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो स्वच्छ दूध उत्पादन में आप लोगों को याद रखना है कि दूध को जो कितने डिग्री तापमान पर गर्म करना पड़ेगा, इसके अलावा दूध को किस तरह से आप स्टोरेज करके रख सकते हो, और दूध से मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट्स है उन प्रोडक्टों को किस प्रकार से आप क्या करोगे, उनको प्रोड्यूस करोगे, या फिर उनको कितने डिग्री पर या किस प्रकार से आप लोग उनकी देखभाल करोगे, ये भी याद रखना है। फिर अगला देख रखा है आपका टॉपिक, बड़ा अच्छा टॉपिक है, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन। यानी पशु दे रखे हैं जितने भी पशु और कुक्कुट जो देशी नस्ल के मुर्गे और मुर्गियां हैं, उनका भी आप लोगों को अच्छे से प्रबंध करना है, उनका मैनेज करना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई जो ये मुर्गे होते हैं या मुर्गियां होती हैं, इनको जब ये अंडे देने का समय आता है तब इनको किस प्रकार से रखा जाता है, उससे पहले इनको कैसे रखा जाता है, जो छोटे चूजे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन चूजों को किस तरह से देखभाल की जाती है। इसके अलावा जो जितने भी पशु होते हैं, इन पशुओं में आपसे पूछा जा सकता है कि किस उम्र तक दूध देने वाले जो पशु होते हैं उनको किस कैटेगरी में रखा जा सकता है। जैसे कुछ बंदियाकरण वाले पशु होते हैं उनको कैसे रखा जाएगा, जो गायों के या जानवरों के जो छोटे बछड़े या छोटे जानवर होते हैं दूध पीने वाले, उनको किस तरह से अच्छे से आप रख सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें रहेगी। फिर अगला एक टॉपिक है आपका कि जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण का मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि आप पशु पाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो गोबर वोबर करेंगे, और पक्षी है तो वो बीटे वगैरह करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आप चारा दोगे, चारा देने के बाद कुछ चारा होगा जो पीछे कचरे के रूप में बच जाएगा, उसका आप किस तरह से निस्तारण करोगे, जहां पर पशु बैठ रहा है वहां पर किस प्रकार की साफ सफाई का आप ध्यान रखोगे, वो सारी चीजें होगी, वो होगी अपशिष्टों का निस्तारण। यानी जहां पर जितने भी कचरा है, जितने भी अपशिष्ट है, उनका किस तरह से आप निस्तारण करोगे, ये आपके सामने टॉपिक है। फिर अगला सवाल है संतुलित पशु आहार। संतुलित पशु आहार का मतलब ये हुआ कि जो जानवर है, आप लोग के पास जो पशु है, उन पशुओं का कितना आप लोगों को आहार देना है, कितने टाइम के बाद में आपको चारा देना है, कितने टाइम के बाद आपको पानी देना है, इसके अलावा कितने टाइम बाद में आपको पशु आहार देना है, ये एक आपकी क्या बनेगी, एक शेड्यूल बनेगा। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पौधा जो सुबह से लेकर शाम तक का जो शेड्यूल होता है जानवरों के चारे का, पानी का, या फिर जो उनको पशु आहार देने का होता है, वो टाइमिंग आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसमें आपको याद रखना है। फिर है चारा फसलें। अब पशु चारा खाते हैं तो चारे खाने की कौन कौन सी फसलें हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर्दियों के दौरान पशुओं को कौन सा चारा डालेंगे, गर्मियां पड़ रही है उस समय कौन सा चारा डालेंगे, हरा चारा कौन सा होता है, इसके अलावा सूखा चारा कौन सा होता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा, हरा और सूखा चारा मिक्स किया जाता है, इसके अंदर भी आप लोगों से कुछ अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पशुओं के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है, तो पशुओं से चारा से संबंधित पूछा जा सकता है। जो चारा फसलें होते हैं उन फसलों को उगाने का टाइम क्या है, फिर इनको देते समय किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कच्चा चारा होता है उसको दिया जा सकता है, या चारे की जो बीज होते हैं उनको किस प्रकार से दिए जाते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। फिर देखिएगा, एक है आपके सामने चारा। अब चारा और चारा फसलें एक ही है। एक तो चारा फसलें का मतलब होता है कि कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि बाजरे का चारा है, गेहूं की जो भूसी है, इसके अलावा जो साइलेज होते हैं मक्के का चारा हो गया, जवार का चारा हो गया, इसके अलावा जो सूखे हुए आप लोगों को पता होगा जैसे कि खेजड़ी के भी जो हो गए, लूम पत्तियां हो गई, इसके अलावा जो होते हैं ना आपके क्या बोलते हैं इसको, बेर की झाड़ियां हो गई जिनको पाला कहते हैं, वो सूखा चारा वगैरह इसमें आते हैं। गीला चारा होता है जैसे रिजका होता है। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि एक बाजरा आता है जो पशुओं के लिए अलग से है, उसकी किस्म होती है, वो किस तरह से दिया जाएगा, ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी। फिर एक टॉपिक है चारागाह विकास। चारागाह विकास का मतलब ये होगा कि चारागाह, जितने भी चारागाह हैं उनका विकास कैसे किया जाएगा। जैसे राजस्थान में सर्वाधिक चारागाह कहां पर है,
जैसे जो चारा फार्म है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। सवाल पूछ लिया जाएगा कि भाई लिलोन घास कहाँ होती है, या फिर सेवण घास का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया, करड़ कहाँ पर होती है, दामन कहाँ पर होती है, अंजन कहाँ पर होती है। इसी प्रकार से ऐसे ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जा सकेंगे। हालांकि कॉमन सवाल होंगे, जब आप लोग अपनी यहाँ की तक्षशिला एकेडमी की जो बुक पढ़ोगे तो आपको लगभग आपको सब समझ में आ ही जाएगा। फिर एक टॉपिक है आपका, बहुत बढ़िया है, स्वस्थ एवं बीमार पशु की पहचान। अब एक पशु है जो बीमार पड़ा है, एक है स्वस्थ है, आप कैसे पता लगाओगे? तो उसके लिए भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कोई पशु है जिसके नाक खराब हो रखा है, नाक से पानी आ रहा है, एक पशु ऐसा है जिसके खुर होते हैं, पैरों के अंदर क्या पड़ रखे हैं कि भाई कीड़े वगैरह पड़ रखे हैं, या किसी का मुंह खराब हो गया, या किसी के मुंह के अंदर अल्सर हो गया है, इसकी पहचान आप कैसे करोगे? या कुछ पशु ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपरा आ जाता है, आपरा का मतलब होता है कि उनका पेट वगैरह फूल जाता है, उस समय आप क्या ट्रीटमेंट करोगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वस्थ पशु और बीमार पशुओं की पहचान कैसे करो? कोई भी पशु स्वस्थ है उसके बारे में आप कैसे पता करोगे कि ये स्वस्थ है? आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ भाई इसका मुंह खोल के देखोगे कि इसके अंदर कोई छाले टॉन्सिल वगैरह नहीं है, या फिर आप उसके पेट को देखोगे कि आपको बताया जाएगा बिल्कुल प्रॉपर वे में, लेकिन आपको पहले ये सब पढ़ना पड़ेगा कि कोई भी पशु है उसका आपरा होता है, उसको कम कैसे किया जाएगा, या फिर उनके जो पैर है उनके पैरों के अंदर सूजन तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको पहचाननी पड़ेगी। तो बीमार और स्वस्थ पशु में आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी? पहचान करनी पड़ेगी। फिर आगे बात करते हैं पशुओं में अंतः एवं बाह्य रोग। पशुओं में अंतः एवं बाह्य परजीवी रोग का मतलब हुआ, अंतः मतलब पशुओं के अंदर, जैसे कि खाने पीने में कोई, या पशुओं के पेट में कोई ऐसी गड़बड़ हो गई जैसे पानी इकट्ठा हो गया, या टाइम पर गोबर नहीं कर रहा है, आपरा आ गया है, अंदर टॉन्सिल्स वगैरह हो गए हैं, वो सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये आंतरिक हो। बाह्य में आप लोग देखोगे कि कोई घाव हो गया, या मुंह के ऊपर क्या हो जाता है, कई बार बैक्टीरिया या वायरस के कारण क्या होता है, खुरपका रोग हो जाता है, मुंह पक्का रोग हो जाता है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये भाई आंतरिक रोग है, ये बाह्य रोग है। फिर है पशुओं में टीकाकरण, और पशुओं में टीकाकरण के बारे में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि भाई पशुओं में कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, कौन कौन सा टीकाकरण होता है। जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा खुरपका रोग हो गया, मुंह पक्का रोग हो गया, जैसे कुछ पालतू पशु होते हैं उनको रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं, तो कितने टाइम बाद में जो गैप रहता है वो आप लोगों को अच्छे से क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ये भी आप लोगों के महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पशुओं में टीकाकरण कैसे किया जाए। फिर है पशुधन का प्रसार, कि पशुधन की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, उनका प्रसार कैसे किया जाएगा, ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसमें आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद है आपके पास है भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर। मान लीजिए आप पशु परिचर बने और आप लोगों को सुपरिटेंडेंट बना दिया पशु और भेड़ और बकरी का। अब वहां पर आपको भेड़ और बकरियों की देखभाल करनी है, और वहां पर आप लोगों को उनकी स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करनी पड़ेगी, उसके लिए उनका कैलेंडर होगा कि भाई इस टाइम में इन पशुओं का ये ध्यान रखना है। जैसे आप लोगों को बताऊं, जैसे सीजन चेंज होती है, गर्मियां आती है, सर्दियां आती है, बारिश आती है, एक बार नमी का मौसम रहता है, तो उस समय सामान्य रूप से हमें उन पशुओं की देखभाल कैसे करनी है। जैसे अभी बारिश का मौसम आएगा तो उस समय क्या होगा कि उनके पैरों में क्या हो जाएंगे, अंदर कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पानी की वजह से खुर उनके भीगेंगे, पानी में रहेंगे तो उनमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं। जैसे उसी दौरान इनके मुंह में भी कई बार क्या होता है कि जानवर होते हैं या फिर बैक्टीरिया या वायरस के कारण मुंह वगैरह खराब हो जाता है, या कई बार चारे के में कुछ ऐसे कीटाणु चले जाते हैं, कुछ ऐसे कीड़े चले जाते हैं जिनको खाने के बाद पशु घायल हो जाता है। तो उनकी देखभाल कैसे करनी पड़ेगी, इसके लिए एक आपको बकायदा एक क्या रखना पड़ेगा, उस कैलेंडर का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आगे बात करूं आपके सामने, एक टॉपिक है आपका ऊन। बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है, ऊन से रिलेटेड आपसे सवाल पूछेंगे। अब ऊन से रिलेटेड सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई भारत राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन कहाँ होती है। अब ऊन को जो निकालने का जो ऊन, जो वो भेड़ है या कोई भी दूसरे पशुओं की जो ऊन निकालते हैं, तो उनकी ऊन कतराई का टाइमिंग क्या है, किस टाइम में ऊन कतराई होती है, क्या जब जची तब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा। इसके लिए भी क्या होता है, एक टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग के दौरान करती है जितना करते हैं, ताकि उन पशुओं के शरीर पर या उनके स्वास्थ्य पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़े। ठीक है। इसके अलावा ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है, ऊन मंडी है, ऊन के लिए वो जो अलग अलग मिलें हैं, कताई की जो मिलें हैं, या फिर देसी ऊन के बारे में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कहाँ होती है। प्रति ऊन सर्वाधिक कौन सी भेड़ देती है, मतलब प्रति किलो के हिसाब से सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, सबसे अच्छी ऊन कौन सी होती है। तो ये सारी चीजें आपको ऊन में याद रखने की। फिर है मांस के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे बकरी के मांस को चेवण कहते हैं, दूसरे जो भैंसा होता है उसके गाय को, उसके मांस को क्या कहते हैं, कारा बीफ कहते हैं।
और ये जो मांस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आप लोगों को याद रखना। फिर दूध के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई दूध होता है, दूध का सर्वाधिक उत्पादन किसमें होता है, प्रति व्यक्ति दूध की उत्पादकता कितनी है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो दूध है, इस दूध के अंदर सवाल ये पूछा जा सकता है कि वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है, कौन सी नस्ल के पशु होते हैं उनके जो दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, सबसे कम दूध देने वाली नस्ल की पूछी जा सकती है। और तो और इनको कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाएगी, इनको कई दिनों तक चलाया जा सकता है। दूध से रिलेटेड चिलिंग प्लांट है, दूध से रिलेटेड जो मिल्क पाउडर प्लांट है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दूध से रिलेटेड डेयरी उद्योग है, उनके बारे में भी आपसे पूछे जा। फिर अंडों का उत्पादन, फिर अंडों के बारे में पूछा जा सकता है कि देसी अंडे और जो ये विदेशी अंडे हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि सर्वाधिक अंडों का उत्पादन कौन सी मुर्गी करती है, या अंडा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। ये सब आपसे देश और राज्य में उत्पादन और स्थान पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है, प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता कितनी है और अंडों की उपलब्धता कितनी है। ये भी आप लोगों से अच्छे से याद रख के पूछा जा सकता है। फिर अगला टॉपिक है आपका कि प्रति पशु दूध की उत्पादकता, यानी प्रति पशु है वो दूध की उत्पादकता कितनी है, वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये एक पशु होता है, वो पशु कितना दूध दे सकता है, प्रति पशु दूध की उत्पादकता। जैसे अलग अलग पशु होते हैं, जैसे गायों में भी अलग अलग नस्ल होती है, उन जैसे बकरियों में भी अलग अलग नस्ल होती है, भैंसों में भी अलग अलग नस्ल होती है, भेड़ों में भी अलग अलग नस्ल होती है। तो उनकी जो दूध की जो उत्पादक क्षमता ये पूछी जा सकती है कि भाई किस में होती है। जैसे सवाल पूछ लिया सर्वाधिक दूध देने वाले विदेशी नस्ल की गाय, सर्वाधिक दूध देने वाली देसी नस्ल की गाय, सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी नस्ल है, या फिर बकरी के बारे में पूछ लिया। ये सारी चीजें आप लोगों को क्या रखना होगा, याद करना पड़ेगा। फिर है ऊन कतरन। अब ऊन कतरन में आपसे पूछा गया है, ये वापस रिपीट हुआ है कि ऊन जो कतरन का टाइमिंग क्या है, इसके अलावा ऊन कतरन के दौरान कौन सी सावधानियां रखनी पड़ेगी, ऊन कतरन के दौरान आपको कौन से अपने पास औजार रखने पड़ेंगे। क्या पता उस समय आप ऊन कतराई कर रहे हैं, भेड़ के कोई चोट वोट आ गई या फिर उसके मांस में या उसके बॉडी में कोई कट लग गया है, तो आप लोग उसको में किस प्रकार से देखभाल करोगे। ये सब ऊन कतरन के दौरान किस प्रकार से की जाएगी, क्या सावधानियां रखी जाएगी, ये है। फिर अगले पशु है कि बाहर ढोने वाले पशु। अब बाहर ढोने वाले पशु में आप लोगों को पता है कि बैल होते हैं, ऊंट होते हैं, गधे होते हैं, खच्चर होते हैं, घोड़े होते हैं। इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। फिर है वर्मी कंपोस्ट खाद। वर्मी कंपोस्ट खाद का मतलब होता है कि वह खाद जिसको हम लोग कंपोस्ट खाद कहते हैं, उसको तैयार कैसे किया जाता है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट खाद से संबंधित राजस्थान में कौन कौन से संस्थान काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद के केंद्र स्थापित है और इनसे रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, वो सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। फिर आपके सामने अगला एक टॉपिक आएगा जिसमें आएगा कि चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग। जैसे कौन से पशुओं का चमड़ा होता है वो मोटा होता है, किसका पतला होता है, किसका उपयोग किया जाता है किस सेक्टर में, जैसे बेल्ट या जूते बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि भाई जो ये चमड़े के जो भी दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे टोपी हैट वगैरह बनती है, तो वो कौन से चमड़े की बनती है। और उसके बाद है कि जो जानवरों की हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों को कहाँ पर उपयोग में लेते हैं, ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। हालांकि तक्षशिला एकेडमी आप लोगों के लिए पूरा कोर्स अवेलेबल करवा रहा है। इसके अलावा पूरा का पूरा बी पार्ट की एक पूरी की पूरी अच्छी सी हैंड रिटन नोट्स बुक आपके लिए चल रही है, उसके ऊपर भी आपका काम चल रहा है। अगले 10 दिनों में या 3-4 दिनों में, अगले यानी 10 दिनों तक पूरे राजस्थान में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर है कि पशुओं की उम्र ज्ञात करना, ये भी एक टेक्निक है भाई कि, और ये निंजा टेक्निक है कि कैसे पशुओं की उम्र ज्ञात की जाएगी। जैसे किसी के सिंग देखकर की जाती है, किसी के पैरों के जो खुर होते हैं उनको देखकर की जाती है, यानी पैरों को देखकर की जाती है। कईयों का जो पीछे का बैक देखकर उसकी उम्र का ज्ञात तकाजा पता लग जाता है, और कईयों की जो ये गला होता है उसको देख के पता लगाया जाता है। तो ये अलग अलग टेक्निक है जिसको आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। जैसे बकरी की जो उम्र है वो कैसे ज्ञात करेंगे, भैंस की उम्र कैसे ज्ञात करेंगे, कोई घोड़ा है तो घोड़े की उम्र कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे एक कोई ऊंट है उसकी उम्र कैसे ज्ञात करेंगे, ये सारी आपको याद रखनी है। फिर एक दे रखा है पॉलीथीन से पशुओं या पर्यावरण को कौन सी हानि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे पूछा क्या है, पॉलीथीन से पशुओं एवं पर्यावरण को हानि। तो पहले तो पशुओं के अंदर सवाल पूछा जाएगा कि पॉलीथीन होता है वो पेट के अंदर जाने के बाद, शरीर के अंदर जाने के बाद कौन से अंग को प्रभावित करता है। जब कोई भी पशु होता है पॉलीथीन को खाता है तो उसकी बॉडी में सबसे पहले कौन सा
भाग प्रभावित होता है और कौन सा अंग काम करना बंद कर देता है, जब पॉलीथीन निकाली जाती है तो किस प्रकार से ऑपरेशन किया जाता है और उस समय किस प्रकार की जो औजारों का प्रयोग होता है वो भी है। इसके अलावा पर्यावरण में जो है पॉलीथीन है वो किस प्रकार से हानिकारक है, ये सारी चीजें रखी जाएगी। फिर आपका अगला टॉपिक है आपके सामने पशु बीमा। जैसे आप लोगों को पता है अभी लंपी चला था, लंपी रोग, उस समय पशु बीमा के बारे में भी बताया था। जैसे अविका कवच योजना है, इसके अलावा और भी है जो गोपाल योजना है। तो पशुओं के जो बीमे हैं उन बीमों के बारे में भी पूछा जा सकता है कि भाई उनका प्रीमियम राशि क्या है, इसके अलावा कितने पशुओं का बीमा हो सकता है, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फिर है उसके बाद आपके पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानी, यानी पशु खरीदते समय या पशु बेचते समय जब आप पशु खरीद रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि नहीं ये गाय 50,000 की है, आप ले जाओ, सोने का गोबर देगी। तो आप भी थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगाओगे, भाई सोने का गोबर कैसे देगी, ये तो फिल्मी बात हो गई। तो वो क्या होगा कि आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मैं जैसे कोई गाय ले रहा हूं, कोई बकरी ले रहा हूं, कोई भेड़ ले रहा हूं, कोई कुत्ता ले रहा हूं, कोई मुर्गी ले रहा हूं, या फिर मैं कोई खच्चर ले रहा हूं, कोई घोड़ा ले रहा हूं, तो इसके बारे में मेरे को पहले भी कई सारी चीजें नॉलेज होनी चाहिए। उन जानवरों से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आप लोग जो राशि दे रहे हैं और जिस पशु को जिस उद्देश्य से लेके जा रहे हैं वो दोनों आप लोगों के लिए सुटेबल रहे। ठीक है। उसके बाद राजस्थान में पशु मेले पूछे जाएंगे। भाई पशु मेले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सवाल पूछ लिया कि राजस्थान में पशु मेलों का आयोजन कौन करता है, पर्यटन विभाग द्वारा कितने पशु मेले आयोजित करते हैं, कौन से पशु मेलों में कौन सी नस्ल के पशु होते हैं वो सर्वाधिक बिक्री के लिए आते हैं। और सवाल ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, किस पशु मेले में गाय सबसे ज्यादा बिकती है, घोड़ा सबसे ज्यादा बिकता है, ऊंट सबसे ज्यादा बिकता है, गधा सबसे ज्यादा बिकता है, बकरी सबसे ज्यादा बिकती है। ये सारी सीक्वेंस आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस मेले में किस नस्ल के पशु सबसे ज्यादा बिकते हैं। जैसे सवाल पूछ लिया कि किस पशु मेले में थार पारकर नस्ल के सर्वाधिक पशु बिक्री होते हैं, जैसे सवाल पूछ लिया मालवी नस्ल के पशु होते हैं सर्वाधिक किस मेले में बिक्री होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर है पशु गणना के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पशु गणना के बारे में सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई पशु गणना की प्रारंभ कब हुई थी, स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना कब हुई थी, पशु गणना कौन सा विभाग करवाता है, पशु गणना में कितने प्रकार के पशुओं की गणना की जाती है, पशु गणना में कितने सवाल पूछे जाते हैं, और पशुओं का औसत घनत्व कितना है, पशुओं की संख्या कितनी है, पशुओं का जो जनसंख्या में पशुओं का जो आपसे रेशियो पूछा जा सकता है। तो पशु गणना से रिलेटेड सारे डाटा आपको बढ़िया तरीके से अच्छे से याद करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें आपको तक्षशिला एकेडमी के रिटन हैंड नोट्स में अच्छे से मिल जाएगी। आप राजस्थान के किसी भी कोने में बैठे हो, आपको घर पे भी ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपको घबराना नहीं है, आपको दिल लगाकर पढ़ना है। फिर आपके सामने है गौशाला प्रबंधन। गौशाला प्रबंधन का मतलब ये हुआ कि कोई भी गौशाला होती है उसके अंदर किस प्रकार से मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, प्रति पशु कितना आहार दिया जाता है, किस पशु को किस वेव में रखा जाता है। जैसे कोई अंधा पशु है, कोई जैसे मान लीजिए कि लंगड़ाता हुआ या विकलांग पशु है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा पशु है जो अभी अभी मतलब ब्याने वाला, यानी क्या मतलब है कि भाई बच्चे को जन्म देने वाला है, या फिर कोई ऐसा पशु है जिनका बंदियाकरण कर दिया गया है, इनको कैसे रखा जाएगा, इनके क्या रूल और रेगुलेशन होंगे गौशालाओं के, ये भी याद रखना है। फिर अगला टॉपिक है आपका, बढ़िया सा टॉपिक है कि गौशाला में साफ सफाई का महत्व, पशुओं की साफ सफाई का क्या महत्व है वो भी आप लोगों को बढ़िया से याद रखना है। उसके बाद है कि गोबर और मूत्र का उचित प्रबंधन के निस्तारण कैसे करेंगे, निष्पादन। जैसे पशु होते हैं गोबर कर रहे हैं, तो गोबर का निष्पादन कैसे करना है, किस तकनीक से आप गोबर से बढ़िया खाद बना सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यह भी याद रखना है कि जो गोबर के बाद में जो पशुओं का जो मूत्र होता है उसका किस प्रकार से आपको निष्पादन करना है, ये सारा इसमें रहेगा। उसके बाद आपका अगला टॉपिक रहेगा, वो रहेगा कि पशुधन उत्पादों का विपणन। जो पशुधन है, आपके पास पशु है, उन पशुओं से जो जो चीजें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन प्रोड्यूस करने के बाद उनको किस तरह से आप मार्केट के अंदर अवेलेबल करवाओगे। जैसे कि घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, या फिर उन पशुओं से रिलेटेड पशुओं का मांस हो गया, बकरी का मांस हो गया, बकरे का मांस हो गया, सुअर का मांस हो गया, या फिर जो पालने वाले पशु होते हैं उन पशुओं के लिए भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से विपणन करने का, ये होगा। उसके बाद आपको डेयरी विकास पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। डेयरी विकास में आप लोगों को सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। जैसे राजस्थान में कौन सी डेयरी है, कौन सी कब स्थापना हुई थी,
डेयरी विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये जो दूध होता है ये किस प्रकार से लाते हैं, दूध को काफ़ी दिनों तक प्रोड्यूस करते हैं तो किस तरह से करते हैं, उनको काफ़ी दिनों तक स्टोरेज कैसे रखते हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन सी डेयरी सबसे पुरानी है, कौन सी नहीं है, कौन सी महिलाओं द्वारा संचालित है, या फिर जो ये जितनी भी पशु डेयरी होती हैं, डेयरियां होती है, दूध डेयरियां होती हैं, उन डेयरियों का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर आपका लास्ट टॉपिक ये है कि राजस्थान में पशुपालन से संबंधित योजनाएं। पशुपालन से संबंधित आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई जैसे अविका कवच योजना हो गई, गोपालन योजना हो गई, गोपाल योजना हो गई, इसके अलावा जो और भी जो पशुओं से रिलेटेड जो नस्ल है, पशु बीमा हो गया, तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी और अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए अगर आपको पशु परिचर बनना है, आपका सपना है कि मेरे को तो येन कैन प्रकरण सरकारी नौकरी लेनी है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये जो सीईटी पास नहीं करके बैठे विद्यार्थी है, जो कई बार गलतियां कर बैठे हैं, उनको अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। तो आप लोगों को तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के जितने भी मेरे जो व्यूअर हैं उनको मैं बता दूं कि ऑनलाइन कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए हैं। इसकी जल्दी बुक भी लॉन्च होने वाली है। तो सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। आप लोगों को बढ़िया से अच्छे से मेहनत करनी है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी की जानकारी आप लोगों को अपडेट मिलती रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और तैयारी तगड़े और बेहतरीन तरीके से करनी है। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।